के एकदम सामने नतमस्तक हो जाता है। और पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता कि किसी ससुर ने अपनी बहू को अपनी मां मान लिया हो। सिर्फ मिगार सेठ ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने विशाखा को अपनी मां मान लिया, और इसीलिए विशाखा को मिगार माता के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी मैं लगभग जब भी किसी एसोसिएशंस के प्रोग्राम में जाती हूँ आकाश जी, मैं ये कहानी जरूर सुनाती हूँ, क्योंकि ये जो आप और हम, मैंने कहा ना, जो इतनी सहूलियत से इस हॉल में, इस चेयर पे, इतने अच्छे कपड़ों के साथ में अच्छे नौकरी पेशा और रुपया पैसा जो कमा रहे हैं ना, ये हमारे महापुरुषों का प्रताप है। ये हमारा कमाया हुआ धन नहीं है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, स्पेशली आप लोगों से मैं कह रही हूँ कि जितना भी लिपस्टिक हम लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, हेयर कट ले रहे हैं, फेशियल करा रहे हैं, सुंदर साड़ियां पहन रहे हैं, ठीक है, पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, ये सब हमारा कमाया हुआ नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का कमाया हुआ धन है। और अगर इस जीवन में आप लोग, ये इतना बड़ा जो एसोसिएशन खड़ा हुआ है, इस एसोसिएशन को अगर इस्टेब्लिश किए रहने में इस तरीके से दबाव समूह की आके हल्दर सर को आप लोगों का नाम ले करके बोलना पड़ रहा है कि हम खड़े हैं इस काम को करने के लिए, यही काम एसोसिएशंस का होता है। एसोसिएशन एक प्रेशर ग्रुप के रूप में, एक दबाव समूह के रूप में काम करे। अगर ये लगातार काम करती रहेगी तो जैसे एयरपोर्ट बिक गया, प्लेटफॉर्म बिक गया, बैंक बिक रहा है, अपनी रेलवे कोच फैक्ट्री को बिकने से आप रोक सकते हैं। ये जो एसोसिएशन का काम है, ये सिर्फ एक अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग या एक वर्ग के या एक वर्ण के लोगों का नहीं है। ये पूरे भारत देश में उन तमाम एसोसिएशंस का काम है जिनकी जिम्मेदारी थी कि आपकी एसोसिएशन के माध्यम से सरकार पे दबाव बना के रखे, किसी भी सरकारी संपत्ति को, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को बेचा ना जाए। तो अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो पाते हो, अगर सफल हो पाते हो, तो ही तो आप ताजा भोजन कराने के लायक हो। नहीं तो पूर्वजों का कमाया हुआ खा लिया, खा के पेट भर गया। अपने बच्चों से पूछो, जिनको एमबीबीएस करवा रहे होंगे तब तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस से बीटेक कर रहे होंगे या बीए में पढ़ रहे होंगे, उनकी आने वाली जिंदगी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए नहीं बनी है। इस बात को तो आप तय मान रहे हो। ज्यादातर लोगों के बच्चे, ऑलमोस्ट जो है, लगभग सभी लोगों के यहाँ के, ये जो अब देखने को सीन मिल रहा है कि अभी सरकारी नौकरियां धीरे धीरे करके खत्म की जा रही है। ऐसे में अपना वजूद बनाए रखना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी बाबा साहब हमको तब सौंप के गए जब उन्होंने ये नारा लिखा जो आपकी इस पूरे बैनर पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। शिक्षा का मतलब हमने मान लिया कि बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, डिग्री ले लीजिए। शिक्षित होने का मतलब हमने ये मान लिया कि शिक्षित हो जाइए, नौकरी पा लीजिए, नौकरी करके अपना घर बनाइए, कार खरीदिए, शादी करिए, अपनी फैमिली, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी कार, मेरा घर, सब कुछ मेरा, कुछ तेरा। ये हमने शिक्षित हो तक का समझा। उसके बाद बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। संघर्ष करने के लिए कहा कि अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करो, कोई तुमको दबा ना पाए, इसके लिए संघर्ष करो। लेकिन यहाँ संघर्ष किसके लिए हो रहा है कि बैठा जी के बगल में अगर कोई चौधरी जी है तो कहेंगे मैं तुझसे ऊंचा, उसके बगल में कोई यादव जी है वो कहेंगे मैं तुझसे ऊंचा, उसके बगल में कोई कुर्मी होंगे तो वो कहेंगे मैं तुझसे ऊंचा, उसके ऊपर कोई लुहार होंगे, सुनार होंगे, कहार होंगे। हम जातियों में ही आपस में संघर्ष करने में लग गए। बाबा साहब के संघर्ष का फॉर्मूला हम समझेंगे। उसके बाद जब बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, तो यहाँ जातियों के संगठन बना करके ऊंचा मूछे ऐसे ताव दे करके मजबूत होते चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे बाबा साहब ने ये नारा दिया था संगठित रहने का, तो जातियों का संगठन बनाने के लिए नहीं दिया था कि हम एक जाति का संगठन बना लिए और उसके माध्यम से काम करें। हमें अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए कि आपको जो नौकरी मिली है, यहाँ रिजर्वेशन की बात जब हम करते हैं, जो नौकरी मिली है ये नौकरी आरक्षण नहीं है, ये नौकरी का मतलब प्रतिनिधित्व है। भेजी आपका पति अगर आपको घर में पैसा ना दे, नौकरी से सैलरी पाता है, अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो तो आप कहते हो ना कि इतना खर्चा महीने का लगेगा, इतनी जिम्मेदारी है तुम्हारी देने की। नहीं दोगे तो कोई मेहमान आएगा, मुंह फुला के बैठ जाएंगे और काम नहीं करेंगे, फिर वो आएगा उसकी बेइज्जती हो जाएगी। पति सोचता है इस बेइज्जती से बचने के लिए जो भी ले रहे भी है दे दे, लेकिन घर में शांति बनी रहे। ये मतलब क्या है? एक छोटी सी आवाज जो घर में हम उठाते हैं, यही तो प्रतिनिधित्व है ना, कि हम अपना शेयर मांग रहे हैं। अपना शेयर
मतलब वो शेयर हम खुद खा थोड़ी रहे, उस शेयर से हम पूरे घर को स्टैब्लिश कर रहे हैं कि पूरे घर में कोई मेहमान आए तो बिस्कुट नमकीन की व्यवस्था रहे, दूध की, चाय की, कॉफी की व्यवस्था रहे। ये प्रतिनिधित्व हम घर में डिमांड करते हैं और यही प्रतिनिधित्व हमें समाज में डिमांड करते हैं। इस बात को तय मान के चलिए कि आज रेलवे कोच फैक्ट्री का इतना बड़ा कैंपस है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि अंबानी अडानी की इस पर नजर नहीं पड़ रही होगी, ये मान के चलिए, क्योंकि रेलवेज की, हम तो रेलवे कैंपस के पास ही रहते हैं, डीएलडब्ल्यू के पास में ही रहते हैं। डीएलडब्ल्यू के पास में जब हम बीएचयू आए थे आज से 15 साल पहले, तब का और अब का देख रहे हैं, सीन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जो हमारी तमाम जो सरकारी सड़क के किनारे जो सरकारी संपत्तियां पड़ी रहती है, उन सब पे तमाम तरीके से जो है उनको अलग तरीके से काम करने का जो है वो प्रोसेस जो है वो पूरा शुरू हो चुका है। इसलिए मैं बात, मुझे किसी सरकार पे या किसी व्यक्ति पे या किसी संगठन पे कमेंट नहीं करना, बात सिर्फ इतनी है कि इस देश को बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी ने की तो वो आपने और हमने। देश में औरतें जिंदा जला दी जा रही थी। मैं आज सुबह ही पढ़ रही थी, 1986 में वो लास्ट औरत थी जिसको जिंदा जलाया गया राजस्थान में। अब आप सोचिए, हमने पढ़ा राजा राममोहन रॉय और विलियम बेंटिक के जो है प्रयासों से अंग्रेजों के शासनकाल में ही सती प्रथा बैन हो चुकी थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद में भी ऑन रिकॉर्ड से रूप कंवर नाम की महिला को 1986 में वो लास्ट वुमेन थी जिसको जिंदा जलाया गया और कहा गया कि अरे औरत जलेगी तो वो स्वर्ग में जाएगी, पति के साथ उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो, अरे जरा सा हाथ में जल जाता है खाना वाना बनाते समय मैडम, तो कितना कष्ट होता है। और जिंदा कोई कैसे स्वेच्छा से जल सकता था? वो जिंदा औरत को जलाने के लिए उसको नशा दिलाया जाता था, ढोल नगाड़ा पीटा जाता था। ये सब उस लास्ट जो सर्वाइविंग वुमेन थी उसके साथ में भी यही किया गया, नशा करा के और इस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ में। इस देश को बनाया, इस तरीके के अभिशाप से मुक्ति किसने दिलाई? हमारे पूर्वजों ने दिलाई। अगर संविधान नहीं लिखा होता बाबा साहब ने, तो ये तमाम प्रथाएं आज मौजूद रहती ना। ये तमाम प्रथाएं कि हमको तलाक लेने का अधिकार मिला, हमको दूसरी शादी करने का अधिकार मिला, हमको बच्चा गोद लेने का अधिकार मिला, मैडम नौकरी के दौरान हमको मैटरनिटी लीव का अवकाश का 6 महीने का अवकाश जो मिला, ये हमें भारत के संविधान के द्वारा ही तो प्रावधान मिला। नहीं तो इस देश को बनाने में सबसे बड़ा योगदान तो हमारा ही हुआ था। नहीं तो इन लोगों ने क्या किया था? स्वामी करपात्री महाराज जी का नाम सुना है आपने? सुना है? बनारस और प्रयागराज के आसपास उनका बहुत नाम है। वो उस समय के थे जिस समय बाबा साहब हिंदू कोड बिल लिख रहे थे और लोगों ने औरतों को ही बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया कि अरे वो तो तुम्हारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, धर्म खतरे में हो जाएगा, औरत पढ़ेगी तो धर्म खतरे में, औरत नौकरी करेगी तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। आपके ऊपर आपको ही बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया गया और बनारस में औरतें पूरा ले करके कि हिंदू कोड बिल वापस लो, हमें हिंदू कोड बिल नहीं चाहिए। उसी दौरान करपात्री महाराज ने ये नारा दिया, ये कहा, ऐलान किया बल्कि कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए मेरे पास और मुझसे बहस करें और ये जो हिंदू कोड बिल में इन्होंने जो औरतों के लिए लिखा है ये ठीक बात नहीं है, इसको इस पूरे प्रावधान को हटा देना चाहिए, औरतों को कुछ अलग से प्रोविजंस करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने करपात्री जी की चिट्ठी पाई, पढ़ा और पढ़ करके उनको जवाब दिया, कहा मैं जो है आपकी बातों का सम्मान करता हूँ, मुझे जो लगा वो मैंने औरतों के लिए किया। अब आपको अगर बहस करना है तो आप जहां चाहें दिन समय तारीख अपने हिसाब से तय कर लीजिए और आप मेरे जो है यहाँ ये मैं लॉ मिनिस्टर हूँ तो मैं यहाँ पर हूँ और इस जगह पे आप आ जाइए, मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। ये दमदारी मैं आपको बता रही हूँ कि उस जमाने में बाबा साहब ने की। बाबा साहब ने उनको चिट्ठी लिखा कि आपको बहस करना है, आप आ जाइए, दिन समय तारीख आपके हिसाब से मैं तय कर लूंगा। करपात्री महाराज आग बबूला हो गए कि मैं इतना बड़ा साधु सन्यासी और ये मुझे बुला रहा है। उन्होंने तुरंत लिखा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं इतना बड़ा साधु हूँ और आप मुझे अपने पास बुला रहे हो, आपको मेरे पास आना चाहिए बहस करने के लिए। तो जो बाबा साहब का जवाब था ना, वो बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है जो अक्सर हम लोग नौकरी में रहते हुए नहीं कर पाते। बाबा साहब ने कहा कि देखिए, मैं साधु सन्यासियों का बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि जो वो त्याग करते हैं, जो उनका समर्पण है, वो आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन आप तो जो शासन प्रशासन का काम है, जो राजनीतिक काम है कि मैं औरतों को अधिकार दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, वोट का अधिकार दे रहा हूँ, शिक्षा का अधिकार दे रहा हूँ, शादी का अधिकार दे रहा हूँ, तलाक का अधिकार दे रहा हूँ, इससे किसी साधु महात्मा का क्या लेना देना। लेकिन आप क्योंकि इंटरफेयर कर रहे हैं तो यू आर नो मोर अ साधु महात्मा।
अब तो आप फर्दर साधु महात्मा रह नहीं गए, आप तो एक सामान्य व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति हो गए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या करके आप मुझसे बहस कर लीजिए। करपात्री महाराज एकदम परेशान हो गए कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा जवाब मुझे कैसे मिल गया। और उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी भी समय जाकर के बाबा साहब के सामने बहस कर पाते। तो बहन जी, इस अधिकार को पाने के लिए ना किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है। हम इस अधिकार को जो हमें मिला है ना, इसके लिए हमें किसी का व्रत और त्योहार करने की भी जरूरत नहीं है। ये जो अधिकार हमको मिला ना, ये हमारे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। लेकिन फिर भी मैं आ गई सीधे आप लोगों के ऊपर, मैं बात कुछ और करना चाह रही थी, लेकिन आप लोग बैठे हो और आप लोगों ने चाय पीना बंद कर दिया, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बाबा साहब को सीरियसली लेने लगे हो। इस बात को आप तय मानो बहन जी कि बाबा साहब ने आपसे कभी राखी नहीं बंधवाई। बाबा साहब ने आपसे कभी नहीं कहा कि आज 6 दिसंबर तो नहीं है, लेकिन आपने बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस रखा है, तो 14 अप्रैल को मेरी जयंती होती है, 6 तारीख को मेरा देहांत हुआ था, इन दोनों तारीख पे मेरे लिए तुम व्रत रखो। क्या कोई रखता है आप में से? कोई औरत आदमी कोई नहीं रखता है। लेकिन अपने भाई को, अपने सगे भाई को हम हर साल राखी बांधने जाते हैं ना, राखी बांधने जाते हैं और राखी बांध करके भैया को क्या एक मिठाई का डिब्बा लेके जाते हैं। भाभी खुश होकर के हमको बदले में पैसा देती है, एक साड़ी देती है, हम बड़े खुश होते हैं। मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, मुझे हर साल रक्षाबंधन पे ये देते हैं, कभी मुझे झुमका दिला दिए हैं, कभी पायल दिला दिए, बहुत खुश होते हैं। अब की बार बहन जी सिर्फ इतना काम करना, आप रक्षाबंधन पे राखी लेके जाना, मिठाई लेके जाना और भैया से ये कहना कि भैया मुझे बदले में पायल, बिछुआ और कान वाला टॉप्स नहीं चाहिए, साड़ी भी नहीं चाहिए। वो जो पिताजी का 2 बीघा खेत है, उस 2 बीघा खेत में 1 बीघा खेत तुम मेरे नाम करो। सिर्फ इतना काम करोगे, सिर्फ इतना काम करो कि भैया से बोल दो बस, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी राइट्स भी मिला हुआ है, तो आप मेरे भाइयों को 2 बीघा खेत में 1 बीघा मेरे नाम पे कर दो। मैं आपको दावा करती हूँ बहन जी कि आपका भाई डंडा उठा लेगा, कहा गया ये सड़ा हुआ लड्डू ले और निकल जा, आज से मैं मान लूंगा कि मेरी बहन मेरे लिए मर चुकी है। बिल्कुल मैं फैक्ट बात बता रही बहन जी, कोई मैं हवाई बात नहीं कर रही, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज से बता रही हूँ। आपका भाई आपको कह देगा दोबारा आना नहीं, ये अपना 2 रुपए का लड्डू उठा और ये 2 रुपए का धागा उठा और ले निकल ले, पता नहीं कहां से चली आई। लेकिन ये व्यक्ति, इन्होंने कभी आपसे रक्षाबंधन पे राखी नहीं बंधवाई, फिर भी आपके सारे हाथ दे करके गए। ये पति जो आपके इधर बैठे हैं ना, बहुत स्मार्ट से पति बन के बैठे हुए हैं, हर साल इनको टॉपअप करवाने की जरूरत पड़ती है। ये इतने कमजोर हैं कि इनको हर साल उम्र का टॉपअप करवाने की जरूरत पड़ती है।